पैसे मैनेज करना हमें लगता है कि ये कोई हार्ड साइंस है, एक्सेल शीट्स, नंबर्स, फॉर्मूलाज और वॉल स्ट्रीट का ज्ञान। पर सच्चाई थोड़ी अलग है। वेल्थ या हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नंबर्स का खेल उतना नहीं है जितना हमारे बिहेवियर का खेल है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी साइकोलॉजी को समझेंगे और देखेंगे कि एक शांत दिमाग कैसे सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बन सकता है। रोनाल्ड रीड की कहानी लीजिए। वो कोई बड़े बिजनेसमैन या इन्वेस्टर नहीं थे, एक सिंपल जेनिटर थे। पर जब 2014 में उनकी डेथ हुई तो उनकी नेटवर्थ थी करीब $8 मिलियन। ना कोई लॉटरी, ना कोई इनहेरिटेंस, बस चुपचाप बिना किसी शोर के सालों तक पैसे सेव करना और कंपाउंडिंग को अपना काम करने देना। ये दिखाता है कि कंसिस्टेंसी में कितनी पावर होती है। मॉर्गन हाउसल ने एक बहुत डीप बात कही है। उन्होंने कहा था, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल वेयर हाउ यू बिहेव इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू नो। मतलब अगर आपका बिहेवियर और माइंडसेट सही है तो बिना किसी फाइनेंस डिग्री के भी वेल्थ बिल्ड की जा सकती है। ये पूरा गेम इस बारे में है कि हम अलग अलग सिचुएशंस में रिएक्ट कैसे करते हैं। तो यहां से निकलता है हमारा पहला पॉइंट, द प्राइस ऑफ रिटर्न्स। जिंदगी में हर चीज की एक कीमत होती है। मान लीजिए किसी को एक प्रीमियम वॉच चाहिए। अब दो रास्ते हैं, या तो उसकी सही कीमत चुका दी जाए या फिर उसे चुरा लिया जाए। कोई भी समझदार इंसान पहला ऑप्शन ही चुनेगा, राइट? वो अपना कार्ड स्वाइप करेगा क्योंकि उसको पता है कि अच्छी चीजों की एक कॉस्ट होती है। स्टॉक मार्केट में भी हाई रिटर्न्स की एक ऐसी ही मैंडेटरी फी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये फी डॉलर्स या रुपीस में नहीं चुकानी होती, ये इमोशनल वॉलेटिलिटी के रूप में चुकानी पड़ती है। अगर हम 1980 से S&P 500 इंडेक्स फंड का डेटा देखें तो पिछले सालों में लगभग 13 साल ऐसे थे जब पोर्टफोलियो अपने हाई से 20% डाउन था, और टोटल 8 महीने ऐसे थे जब वैल्यू 50% तक गिर चुकी थी। या फिर नेटफ्लिक्स का 2011 का एग्जाम्पल याद कीजिए, जब स्टॉक 80% क्रैश हुआ था। जब स्क्रीन पर सब कुछ रेड दिखता है ना, और फैमिली के फ्यूचर को लेकर डर लगने लगता है, वही उस मार्केट की एडमिशन फी है। बिना ये फी दिए एक ब्राइटर फ्यूचर की उम्मीद करना अनरियलिस्टिक है। अब आते हैं दूसरे एस्पेक्ट पर, दी नेवर इनफ ट्रैप, यानी कांस्टेंट कंपैरिजन और ईर्ष्या का जाल। इस हायरार्की को देखिए। एक हाईली स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो साल का $5 लाख कमाता है, वो फाइनेंशियली टॉप 1% में आता है। पर जब वो अपने पड़ोसी सीईओ को देखता है जो 10 मिलियन कमाता है, तो उसे अपनी सक्सेस छोटी लगने लगती है। वो सीईओ शायद माइकल जॉर्डन को देखकर इनसिक्योर फील करे, जिनकी नेटवर्थ $2 बिलियन है, और हो सकता है माइकल जॉर्डन खुद को जेफ बेजोस के 200 बिलियन से कंपेयर करते हो। ये एक कभी ना खत्म होने वाली रैट रेस है। हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा, और ये एंडलेस कंपैरिजन लोगों को ऐसे बेवकूफाना रिस्क लेने पर मजबूर करता है जो आखिर में उनकी सेविंग्स और मेंटल पीस दोनों बर्बाद कर देता है। इसीलिए ये सिंपल सा रूल हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, नेवर रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। जो हमारे पास ऑलरेडी है और जिसकी हमें सच में जरूरत है, उसे ऐसी चीज के लिए दांव पर लगाना जिसकी हमें कोई खास जरूरत ही नहीं है, ये सेंस नहीं बनाता। हमें खुद के लिए डिफाइन करना ही पड़ेगा कि आखिर हमारा इनफ क्या है, वरना लाइफ में शांति कभी नहीं मिलेगी। तीसरा पॉइंट है पर्सपेक्टिव। सबका नजरिया और उनकी लाइफ की रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। $400, एक डाटा पॉइंट के मुताबिक यूएस में जो लोएस्ट इनकम हाउसहोल्ड्स हैं, वो हर साल करीब $400 सिर्फ लॉटरी टिकट्स पर खर्च कर देते हैं। ये हायर इनकम ग्रुप्स के कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा है। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग इमरजेंसी आने पर $400 का इंतजाम भी नहीं कर पाते। अब एक नॉर्मल लॉजिकल नजरिए से देखें तो ये टोटली इरेशनल लगता है, बेवकूफी लगती है। पर क्या सच में ऐसा है? अगर हम उनकी सिचुएशन को थोड़ी एम्पैथी के साथ समझने की कोशिश करें, जो लोग पेचेक टू पेचेक जीते हैं, उनके पास पैसे सेव करने का या इमरजेंसी बफर बनाने का कोई मार्जिन ही नहीं होता। वो बिना लोन लिए अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते, वेकेशंस अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए वो लॉटरी टिकट बस एक पीस ऑफ पेपर नहीं है, वो एक उम्मीद है, एक सपना खरीदने का चांस है जो बाकी लोग ऑलरेडी जी रहे हैं। हम यहाँ किसी को सही या गलत जज नहीं कर रहे। पॉइंट बस इतना है कि सबकी रियलिटी अलग होती है। इसलिए किसी बिलियनर का पोर्टफोलियो ब्लाइंडली कॉपी करना समझदारी नहीं है, क्योंकि उनके फाइनेंशियल गोल्स और हमारे रिस्क फैक्टर्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। चौथा पॉइंट है अनफोर्सीन इवेंट्स, ऐसी घटनाएं जो बिना बताए अचानक आती है। ऑथर नसीम तलेब ने इसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम दिया है, ब्लैक स्वान। ये एक ऐसा एक्सट्रीम और अनप्रेडिक्टेबल इवेंट होता है जिसका पूरी दुनिया पर एक मैसिव इम्पैक्ट पड़ता है।
और ह्यूमन नेचर की सबसे फनी बात यह है कि जब ये इवेंट हो जाता है तब हम रेट्रोस्पेक्ट में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जैसे हमें पहले से सब पता था, पर एक्चुअली में कोई इन्हें पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हिस्ट्री ऐसे दुनिया बदल देने वाले ब्लैक स्वॉन इवेंट से भरी पड़ी है, चाहे 1929 का ग्रेट डिप्रेशन हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, 1987 का ब्लैक मंडे क्रैश हो या फिर हाल ही का कोविड-19 पेंडेमिक। इन सब ने मिलकर ग्लोबल इकोनॉमी को परमानेंटली शेप किया है और इनमें से किसी को भी परफेक्टली टाइम नहीं किया जा सका। तो इससे हमें यह समझ आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक डिजास्टर्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना बिल्कुल पॉइंटलेस है। हमारा फोकस सिर्फ एक ऐसा रिजिलिएंट पोर्टफोलियो बनाने पर होना चाहिए जो इन डिजास्टर्स को सर्वाइव कर सके। और पैनिक करके मार्केट से बाहर निकलने का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, ये डेटा से बड़ा साफ दिखता है। अगर पिछले 20 सालों में किसी ने S&P 500 में अपना पैसा चुपचाप इन्वेस्ट रखा तो उसे करीब 291% का रिटर्न मिला। लेकिन अगर डर की वजह से पैसे निकाले और उस 20 साल के टाइमलाइन में सिर्फ 4 सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग डेज मिस कर दिए तो वो रिटर्न सीधा गिरकर 164% पर आ जाता है। ये बताता है कि मार्केट के तूफान में थोड़ा सब्र रखना कितना क्रूशियल है। और हमारा आखिरी पॉइंट, द अपील ऑफ पेसिमिज्म। आखिर बुरी खबरें हमें इतनी ज्यादा अपीलिंग क्यों लगती हैं? डैनियल कानेमान की एवोल्यूशनरी थियोरी हमें इसका एग्जैक्ट जवाब देती है। हमारा इंसानी दिमाग कुछ इस तरह वायर्ड है कि नुकसान का डर फायदे की उम्मीद पर हावी हो जाता है। जब कोई पेसिमिस्ट टीवी पर आकर कहता है कि मार्केट कल क्रैश होने वाला है तो वो बहुत स्मार्ट और अर्जेंट साउंड करता है, क्योंकि सेटबैक्स हमेशा अचानक आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई ऑप्टिमिस्ट कहे कि अगले 10 साल में इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो करेगी तो वो थोड़ा बोरिंग और नाइव लगता है, क्योंकि प्रोग्रेस हमेशा धीरे धीरे बिना किसी शोर के होती है। हमें इस बायस को पहचानना होगा ताकि हम नेगेटिव नॉइज को खुद पर हावी ना होने दें। तो आज के इस डीप डाइव के बाद सबसे बड़ा सवाल ये बचता है, क्या हम अपने बिहेवियर में थोड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? क्या हम रोज आने वाले फाइनेंशियल नॉइज को इग्नोर करके उस मार्केट वॉलेटिलिटी की कीमत खुशी खुशी चुका सकते हैं? और सबसे जरूरी बात, क्या हम कंपैरिजन की उस थका देने वाली रेस से बाहर निकलकर एक शांत फोकस्ड अप्रोच अपना सकते हैं? ये जवाब हमें अपने ही अंदर ढूंढना होगा।